नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी से भली भांति परिचित होंगे। वर्तमान समय में भारत में बीजेपी की ही सरकार है और वहीं वर्तमान में बात की जाए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की तो वह बीजेपी ही है, जिसके कि वर्तमान समय में करीब 18 करोड़ से भी ज़्यादा मेंबर है। ऐसे में वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह 2014 में भाजपा के अध्यक्ष बने थे। जैसा कि उस समय भाजपा के मेंबर की संख्या बात की जाए तो उस समय करीब 3.5 करोड़ थी। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यदि कोई थी तो वह थी सीसीपी यानी कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके कि करीब 8.78 करोड़ मेंबर थे। लेकिन वर्ष 2015 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई और यह 2015 में 11 करोड़ तक पहुंच गई और इसी के साथ वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और इसी के साथ उसने सीसीपी चीन कम्युनिस्ट पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। वर्ष 2019 में भाजपा ने दावा किया था कि उसके 17.4 करोड़ मेंबर हो चुके हैं और वही वर्तमान में पता चल रहा है कि इसके 18 करोड़ से भी ज्यादा मेंबर हो चुके हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सीटों की बात की जाए तो कुल 545 सीटों में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और वही राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में 245 सीटों में से 93 सीटें भाजपा की हैं। वही वर्तमान समय में भारत में करीब 29 राज्य हैं, जिसमें से 13 राज्यों में बीजेपी की मेजोरिटी गवर्नमेंट है यानी कि बहुमत की सरकार है। वहीं 4 में सपोर्टेड गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन की सरकार है। ऐसे में इन सबको देख करके आपके मन में भी उत्सुकता उठ रही होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को बने अभी 4 दशक के करीब हुए हैं, लेकिन यह 4 दशक में ही इतनी बड़ी पार्टी कैसे बन गई, आखिर इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई और इसका इतिहास कैसे रचा गया, कैसे आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सबको जानने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे में वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कि आप जान सकेंगे कि जमीन से आसमान तक भाजपा कैसे पहुंच गई। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे भाजपा की नींव पड़ी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की नींव भले ही 6 अप्रैल 1980 को रखी गई हो, लेकिन इसके बनने की प्रक्रिया यानी कि इसका पृष्ठभूमि आजादी के बाद से ही तैयार होने लगा था। जैसा कि 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से बीजेएस यानी कि भारतीय जनसंघ की नींव रखी। जैसा कि यहाँ आपको बता दें कि गांधी जी और सरदार पटेल के अनुरोध पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, जिसमें उन्हें उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। संविधान सभा और प्रांतीय संसद के सदस्य के साथ ही वह केंद्रीय मंत्री थे। इस नाते उन्होंने जल्दी ही अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया था, लेकिन इनके राष्ट्रवादी चिंतन के कारण अन्य नेताओं से इनके बराबर मतभेद बने रहे। अंततः इन्होंने राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धताओं को देखते हुए अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानने के कारण इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और इसी के साथ 1951 में बीजेएस यानी कि भारतीय जनसंघ का उद्भव हुआ। जैसा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहते थे। जैसा कि उस समय जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान हुआ करता था, अपना अलग झंडा हुआ करता था। ऐसे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उसे भारत में जोड़ना चाहते थे। संसद में अपने भाषण के दौरान उन्होंने धारा 370 खत्म करने की वकालत की थी और अगस्त 1952 में जम्मू कश्मीर में एक विशाल रैली में अपना संकल्प व्यक्त किया था। जैसा कि उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त करते हुए जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि या तो मैं आपको भारत का संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दूंगा। और इसी के चलते उन्होंने तत्कालीन नेहरू सरकार को चुनौती दी थी और इसके साथ ही वह अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहे। जैसा कि उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए 1953 में बिना परमिट के जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ ही इन्हें नजरबंद कर दिया गया, जिसके बाद 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई।
जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही तैयार किया था। जैसा कि अब जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नहीं रहे तो ऐसे में 1967 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ का नेतृत्व किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस का एकाधिकार कई जगहों से टूट गया और कई राज्यों में कांग्रेस को हार मिलनी शुरू हो गई। जैसा कि फिर साल आता है 1975 को, जैसा कि उस समय की आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उस समय की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी। जैसा कि यह आपातकाल करीब 21 महीनों तक चला और साल आया 1977 जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल को हटाते हुए चुनाव की घोषणा कर दी। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर कांग्रेस विरोधी सभी पार्टियां एकजुट हो गई और जनता पार्टी की सरकार बनाई। जैसा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाया गया भारतीय जनसंघ को 1 मई 1977 को जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया। जैसा कि कांग्रेस विरोधी दलों द्वारा बनाया गया जनता पार्टी यह ज्यादा समय तक नहीं चल सका। आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण जल्द ही यह गठबंधन टूट गया और लोग यह कहते हुए जनता पार्टी से अलग हो गए कि यह स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस से संबंध रखने वाली जनता पार्टी में नहीं रहेंगे। तब साल आया 6 अप्रैल 1980 को एक नए संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई और इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। जैसा कि 1984 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाने के कारण सारा सहानुभूति कांग्रेस की तरफ चला गया। जैसा कि इस चुनाव में भाजपा को केवल 2 सीटें ही मिली थी। इसके बाद साल आता है 1989 का, जिसमें कि बोफोर्स और अन्य कई मुद्दों के चलते भाजपा को इस चुनाव में करीब 85 सीटें मिली। जैसा कि इसी साल भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्थन किया। जैसा कि भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से राम रथ यात्रा शुरू की, जो भाजपा के लिए टर्निंग पॉइंट बना। जैसा कि इसी के साथ पार्टी का समर्थन बढ़ने लगा। जैसा समय के बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव के कहने पर लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि आंदोलन ने 1991 में जोर पकड़ा और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी बढ़ने लगी और बढ़कर के 120 हो गई। और इसी के साथ साल आया 1993 जब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में भाजपा का समर्थन बढ़ने लगा। इसके साथ ही साल आया 1995 जब आंध्र, कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र में भी प्रदेशों में भी कमल खिलने लगा। फिर साल आया 1996 का जब 161 सीटें जीत करके भाजपा लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी और इसी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री बने। लेकिन गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चला और 13 दिन के भीतर ही सरकार गिर गई। और इसके बाद साल आया 1998 को जब भाजपा को समर्थन देने वाली पार्टियों ने मिल करके एनडीए बनाया। जैसा कि एनडीए का मतलब होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और इसी के साथ वह सत्ता में आई। फिर क्या हुआ कि साल 1999 को अन्ना द्रमुक ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे कि एक बार फिर से सरकार गिर गई। तो फिर अक्टूबर 1999 को फिर चुनाव हुआ, इसमें एनडीए ने 303 सीटें जीती और बहुमत के साथ सरकार बनाई। जैसा कि इस चुनाव में भाजपा ने कुल 183 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी। इसके बाद से ही 1999 से लेकर के 2004 तक पहली बार पूरे 5 सालों तक एनडीए का गठबंधन चलता रहा और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने समय में काफी कुछ काम किया, लेकिन फिर साल 2004 के चुनाव में कांग्रेस के 222 सीटों की तुलना में उन्हें केवल 186 सीटें ही मिली। जैसा कि यहाँ आपको यह भी बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वह पाकिस्तान से रिश्ते सुधारना चाहते थे। जैसा कि मई और जुलाई के बीच पाकिस्तान और भारत के बीच कारगिल का युद्ध हो गया, जिसमें कि भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और इसी के साथ कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया। जैसा कि कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के काम से सभी खुश थे, लेकिन फिर भी 2004 में इनको कांग्रेस के हाथों हार झेलनी पड़ी। और इसके साथ ही वर्ष आया 2009 का।
एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनी और इस बार भाजपा की सीटें और भी घट गईं और घट करके 116 हो गईं। वर्ष 2009 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा। 543 सीटों में भाजपा ने कुल 282 सीटें जीती। वहीं एनडीए की बात की जाए तो टोटल 336 सीटों पर जीत हासिल की। जैसा कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 5 सालों तक भाजपा का शासन चला। उसके बाद वर्ष 2019 में एक बार फिर से लोकसभा, जिसमें कि भाजपा ने इस बार 303 सीटों पर विजयी हुआ और इसी के साथ 1984 के बाद किसी पार्टी ने बहुमत हासिल किया। जैसा कि भाजपा ने 303 सीटें जीत करके इतिहास रच दिया। ऐसे में अब आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर भाजपा ने राम जन्मभूमि, जम्मू कश्मीर मामला जैसे मामलों को निपटारा क्यों किया। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तक पहुँचने में कहीं ना कहीं उस हिंदुत्ववादी विचारधारा और राम जन्मभूमि, जम्मू कश्मीर जैसे मामलों ने ही उसका साथ दिया। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।